नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 8वां परिच्छेद। दोस्त की बेवकूफी। हमारे पुराने और लंगोटिया दोस्त 2-3 ही थे, जिनमें से एक तो हामिद थे, जिनके शहर में हम रह चुके थे, और एक कामिल थे। किस्मत की खूबी कि अब उनका साथ हुआ। हम नहीं कह सकते कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत थी, और जब हम उनके शहर में आए तब उन्होंने हामिद से भी अधिक हमारी और चांदनी की आवभगत की। हामिद की तरह ये भी रईस के लड़के थे, किंतु उनके पिता जीवित थे। हामिद में और इनमें यदि कोई अंतर था तो केवल ये कि हामिद को सैर और शिकार से प्रेम था और वह अपनी जायदाद का स्वयं प्रबंध करता था, और यदि LLB में फेल न हो जाता तो शायद वकालत करता, किंतु विचार अवश्य था कि फिर इम्तिहान दे। लेकिन कामिल ने एंट्रेंस पास करके ही पढ़ना छोड़ दिया था, और उनको अपनी जायदाद के काम इत्यादि से कोई दिलचस्पी नहीं थी, किंतु हमारे संबंध दोनों से एक समान थे। जिस तरह हामिद हमारे और हमारी बीवी के लिए एक आवश्यक चीज थे, उसी तरह कामिल भी थे। जब से हम आए थे, हमें और चांदनी दोनों को इनके बिना आनंद ही न आता था। हम क्लब में जाया करते थे और कामिल हमारी चांदनी को अपनी बहनों के साथ मोटर में बैठाकर हवा खिलाने ले जाते थे। कभी अपनी बहनों को बैठाकर हमारे यहाँ आते और चांदनी साथ ही जाती, और कभी चांदनी को घर ले जाते और वहां अपनी बहनों को भी साथ में ले लेते। भाग 1। किसी ने सच कहा है कि आदमी की परख उसके साथ व्यवहार करने से मालूम होती है। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि हामिद के स्वभाव में बुरी बातें और आवारगी है। हमें ये सुनकर दुख अवश्य हुआ, किंतु हमने कभी उसको प्रकट न किया। वास्तव में हमें कभी कुछ ख्याल भी न हुआ, और हमने कभी चांदनी से ये भी न पूछा कि तू कहाँ जा रही है। कामिल के बारे में हमने जो बात सुनी थी, इसमें इस बात से तरक्की हुई कि अधिक दिन नहीं बीते थे कि एक दिन चांदनी ने कामिल की चर्चा केवल बातों ही बातों में कहा कि कामिल साहब कुछ अच्छे आदमी नहीं मालूम होते, मुझे उनके साथ हवाखोरी के लिए जाना ठीक नहीं मालूम होता है। हमने इस बात को सामने रखकर उनकी चाल चलन पर विचार करते हुए चांदनी का समर्थन किया, किंतु ये अवश्य पूछा कि तुमने उनके चाल चलन के बारे में किससे सुना? वे मुझसे आवश्यकता से अधिक मनोरंजन करने लगे हैं और ज्यादा हिलने मिलने की कोशिश भी करने लगे हैं, जो मुझको पसंद नहीं। हमने कहा, तुमसे हामिद से भी अधिक मिलना जुलना था, क्यों? वे तुमसे मनोरंजन नहीं करते थे? हामिद भाई सा आदमी मिलना तो दुनिया में मुश्किल है। सब कुछ था, किंतु वे अकेले में मेरी ओर आंख उठाकर देखना पाप समझते थे। उनके मिलने जुलने और कामिल साहब के मिलने जुलने में अधिक अंतर है। हमने पूछा कि आखिर वह क्या अंतर है? चांदनी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, किंतु ऐसा अंतर है कि मेरी तबीयत उनकी ओर से उदास रहती है। हमने कहा कि तुमको इस बात का अनुभव आज हुआ होगा, किंतु मुझको कदाचित कुछ पहले ही से संदेह है कि वे मेरे कारण तुमसे नहीं मिलते, बल्कि सच बात तो ये है कि तुम्हारे कारण मुझसे मिलते हैं। मैं स्वयं इस विचार में हूं कि तुम्हारा उनसे मिलना जुलना कम हो जाए तो अच्छा है। चांदनी के संदेह की पुष्टि हुई और वह आश्चर्य में पड़कर बोली, खुदा की कसम, मैं उनको कभी ऐसा न समझती थी। वे वास्तव में बदतमीज और आवारा हैं, और तुम्हारा उनसे मिलना जुलना किसी तरह ठीक नहीं। ये सुनकर चांदनी क्रोध से नाच उठी और कहने लगी, माफ कीजिए, उनकी आवारगी शहर की गंदी गलियों ही तक सीमित रह सकती है, मेरा वे क्या बिगाड़ सकते हैं? तू सच कहती है, हमने दिल में प्रसन्न होकर कहा, किंतु बुरे आदमी से दूर ही रहना चाहिए। वे दिन भूल गए जब कहते थे कि बुरी संगति में उठने बैठने से तुम्हें नुकसान न पहुंचेगा। चांदनी ने पुरानी बातों को याद दिलाया। हमने कहा, तो तुम जानो, हम तुमको रोकते थोड़े ही हैं। तुम मना कर दो तो मैं हरगिज उनसे न मिलूं।
उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने हाथ उठाकर कहा, ठीक कर दूंगी। इससे क्या मतलब? हमने पूछा। यदि वे सचमुच कुछ भी आवारा हैं तो तुम मुझसे पहले ही की तरह मिलने दो। यदि कभी जरा भी गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तो वह मुंह की खाएंगे कि जिंदगी भर न भूलेंगे। हम चुप हो गए। हम जानते थे कि ये खैरखाही बिल्कुल थोड़े सिद्धांतों पर कायम है, किंतु हम चांदनी की मोहब्बत और सच्चाई का श्रेष्ठ मूल्य इसी प्रकार चुकाना अच्छा समझते थे कि साधारण सिद्धांतों से अलग रहते हुए बिल्कुल निराश न हो। खुदा जाने इंग्लिस्तान के विख्यात कवि मिल्टन ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक कॉमिस में किस किस जगह की भाषाओं का प्रयोग किया है कि उसको पढ़ने से हमारी तो जान तक सदा के लिए पवित्र बन गई। इसका कारण कदाचित ये है कि इस सुंदर कवि का सा चाल चलन कदाचित ही किसी को मिला हो। उसकी नेक चलनी की दमक उसकी कविता के शब्द शब्द से प्रकट है। हमारे कानों में इस समय वे शब्द गूंज रहे थे जो उस नाटक में एक भाई ने दूसरे भाई से बहन के खो जाने पर कहे थे। हमारी बहन हर प्रकार की मुसीबतों से सुरक्षित है, क्योंकि संपूर्ण अंधकार की अपवित्रता उसकी आबरू और परहेजगारी के प्रकाश के सामने कोई चीज नहीं। उसके पास परहेजगारी की ढाल है, जो वह चीज है कि यदि उसकी आबरू की निगाह शैतान के ऊपर पड़ जाए तो वह फरिश्ता बन जाए, और यदि गुस्से के साथ वही पत्थर पर पड़े तो वह फट जाए, और यदि फौलाद पर पड़े तो मोम हो जाए, इत्यादि इत्यादि। दुर्भाग्य या सौभाग्य से यही हमारा मजहब था और इस समय भी है। हम जानते थे कि चांदनी और हम वास्तव में एक जान और दो शरीर हैं। हमारी बुद्धि में ही ये बात आनी गैर मुमकिन थी कि फिर भी हमें दुनियादारी बरतनी चाहिए और उन सिद्धांतों से परहेज करना चाहिए जो प्रत्येक अवस्था में उचित हैं। हमारा ईमान सदा से यही है कि हम दोनों के ईमान नष्ट होने से पहले स्वयं हमें उसका आभास मिल जाएगा। वास्तव में यही विचार था जिससे हमारे विश्वास में मजबूती पैदा न थी। भाग 2। जिसका हमें संदेह था वही सामने आया। हम पहले ही ये समझे हुए थे कि कामिल कोई न कोई बेवकूफी अवश्य करेंगे। उन्होंने हंसी ही हंसी में एक दिन अकेले में चांदनी को गोद में लेकर मोटर पर बैठा दिया, और जब देखा कि चांदनी ने धैर्य से काम लिया तब रास्ते में बेहूदी बातें भी की। वास्तव में वे इस योग्य ही न थे कि उनसे किसी दोस्त की बीवी मिले। वास्तव में हमें इस मामले को यहीं रोक देना चाहिए था, किंतु हमने भूल की और प्रचलित सिद्धांत से अलग हटकर दूसरा रास्ता पकड़ा। इसका कारण हम बता ही चुके हैं, किंतु एक कारण सामने आया, क्योंकि अब चांदनी दांत पीस रही थी कि मजा चखा दूंगी, और हम भी चाहते थे कि कुछ स्वयं उसे और कुछ मियाँ कामिल को अनुभव प्राप्त हो। हमें अब मालूम होता है कि हम खतरनाक जुआ खेल रहे थे। कल दोपहर को जब तुम कचहरी में रहोगे तब उन्होंने आने को कहा है। सिर हिलाकर वह बोली और फिर मुस्कुराने लगी। फिर देखता क्या हूं कि उसकी आंखों ने शरारत प्रकट की और वह कुछ सोच चुकी थी। तू क्या करेगी, हमें बता तो सही, हमने पूछा। देखा जाएगा, किंतु तुम यहाँ कचहरी से 1:30 बजे अवश्य पहुंच जाना। आधे दिन की छुट्टी ही सही। स्वयं ही उन्होंने आने को कहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु इतना जानती हूं कि वे जरूर आएंगे। हमारे दोस्त कामिल ठीक 1 बजे हमारे मकान पर पहुंचे। वे आकर मिलने के कमरे में बैठे। हमारी चुलबुली बीवी जानबूझकर 20 मिनट आने ही में लगा दिए। वह सिर में एक रुमाल इस तरह बांधकर आई कि जैसे सिर दर्द है, और मुंह भी वैसा ही बना लिया। कामिल ने सलाम बंदगी के बाद उठकर हाथ मिलाया और तबीयत का हाल पूछा। मालूम हुआ कि सिर में दर्द है तो कहने लगे कि लाइए मैं सिर दबा दूं। कहा ही नहीं बल्कि उठकर सिर दबाने की अधिक उत्सुकता प्रकट की। चांदनी की जान सुलग उठी और ये हरकत उसको बहुत बुरी मालूम हुई, किंतु उसने प्रकट न होने दिया
और धन्यवाद देकर के कहा कि आप तकलीफ न करें। अंत में कामिल साहब ने वह काम कर डाला जिसके लिए वे आए थे। बातों ही बातों में चांदनी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कहूं, बिना आपके साथ के मेरा जी ही नहीं लगता। चांदनी ने अपना हाथ तो खुजाने के बहाने से छुड़ा लिया और फिर बहुत ही सरलता के साथ कहा, मिलने जुलने से आपस में लगाव हो ही जाता है। मुझको स्वयं आपकी प्रशंसित अच्छी आदतें बड़ी प्रिय लगती हैं। इतना कहना था कि हामिद साहब ने अधिक स्पष्ट होकर कहा, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है। चांदनी चूंकि इन खुराफातों की प्रतीक्षा कर रही थी, अतः उसको इस पर कुछ आश्चर्य न हुआ। उसने बहुत ही साधारण ढंग से कहा, बहुत ही कम दिल हैं जिनमें इस तरह के भाव होंगे। सचमुच वह दिल ही क्या है जिसमें खुदा की मोहब्बत न हो, बाप की मोहब्बत न हो, या बहनों की मोहब्बत न हो, और या दोस्त की मोहब्बत न हो। वास्तव में मोहब्बत और प्रेम में पद के मुताबिक सभी का हिस्सा है। कामिल बेवकूफी के मैदान में इस तरह और आगे बढ़े, आप भूलती हैं इस दिल में आपकी मोहब्बत के अलावा और किसी की मोहब्बत नहीं है। न जाने क्या गलत फहमी हुई कि नौकर की आवाज को सुनकर मैं अभी हाजिर हुई कहकर बाहर आई और बहुत ही बनावट के साथ घबराकर कमरे में गई और रहस्य भरे स्वर में कामिल से कहा, वे आ गए, जल्दी कीजिए, गुस्ल खाने में। उसने ये पार्ट इस तरह घबराहट और जल्दी के साथ किया कि जैसे ही उसने कामिल का हाथ पकड़कर गुस्ल खाने का दरवाजा बताया, वे बिना कुछ सोचे समझे उसमें घुस गए और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो कामिल को छिपने की आवश्यकता न थी और न उसका ऐसा विचार ही रहा होगा, लेकिन चूंकि दिल में चोर था, अतः उसी बौखलाहट में बंद हो गए। हम कमरे में आए, मोटर बाहर देख ही चुके थे। अपनी चुलबुली बीवी को मुस्कुराती हुई पाया। हमने कोट उतारकर पूछा कि हमारे दोस्त कहाँ हैं? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, टापे में, और गुस्ल खाने की ओर इशारा किया और हमारा हाथ पकड़कर अपने साथ लिया। हम दोनों दबे पांव मिलने वाले कमरे से होकर गुस्ल खाने के पास पहुंचे। चांदनी ने धीरे से गुस्ल खाने के दरवाजे पर उंगली मारी और दबी आवाज से कामिल को पुकारा। उन्होंने जवाब दिया तो उनसे कहा कि मैंने कह दिया है कि आपकी माताजी ने शोफर को मोटर लेकर मुझे लेने भेजा है, किंतु मोटर बिगड़ जाने के कारण वह चला गया और अभी तक लौटकर नहीं आया। कामिल ने इस बहाने को पसंद किया। फिर हमारे समय से पहले चले आने का कारण पूछा, जिसका जवाब चांदनी ने दिया कि मेरे सिर दर्द के कारण चले आए। इसके बाद उन्होंने कुछ बेवकूफी से भरी बातें बकनी शुरू की तो वह गुस्ल खाने में कष्ट पाने के लिए माफी मांगने लगी, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमको इसी में आराम है। हम दोनों हंसते हुए आए। अब हम ये सोच रहे थे कि इनको भला कब तक बंद करके रखा जाएगा। भाग 3। चांदनी ने ब्यौरेवार कामिल की बेवकूफियों की चर्चा की। तीसरे पहर तक बातें होती रहीं। चाय तैयार हुई तो चांदनी ने चाय की एक प्याली कामिल साहब को गुस्ल खाने में पहुंचाई। उन्होंने धन्यवाद का जब पुल बांध दिया और बेवकूफी की बातें शुरू की, तब उसने एक कागज और पेंसिल देकर कहा कि अपने शोफर को लिख दीजिए कि आपके दोस्त को हवाखोरी के लिए ले जाए। मैंने कह दिया है कि मैं आज कहीं न जाऊंगी। साफ बात है कि कामिल साहब ने उससे कैसा मतलब लगाया होगा। आध घंटे बाद शोफर आ गया और हम और चांदनी कामिल को गुस्ल खाने में बंद छोड़कर उनके मोटर में हवा खाने चल दिए। शाम को जब लौटकर आए तब सीधे गुस्ल खाने के पास पहुंचे। कामिल को चांदनी ने लक्ष्य करके कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको इस कैद खाने में छोड़कर जाने के लिए विवश हुई, क्योंकि मुझे विवश हो जाना पड़ा। कामिल ने कहा, कुछ मुजायका नहीं, किंतु अब मेरा जी घबरा उठा है। दोपहर से बंद हूं। अच्छा, सच बताइएगा कि आपको आज की हवाखोरी में अधिक आनंद आया या मेरे साथ अधिक आनंद आता है? चांदनी ने शरारत की गरज से किंतु बहुत ही ईमानदारी के साथ कहा, खुदा जानता है,
और ये कहकर कहा कि मैं दरवाजा खोले देती हूँ, आप धीरे से निकल जाइएगा, आपकी मोटर इस ओर खड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, मगर ये तो बताइए कि मैं कल दोपहर में आऊं? कामिल ने पूछा। वह बोली, कल शाम को आइएगा, मैं आपकी बहन से वादा कर चुकी हूं। हमने कमरे से देखा कि कामिल जल्दी से गुस्लखाने में से निकले। हम कमरे से निकलकर पहले ही से मोटर के पास जाकर खड़े हो गए। हमें देखकर वे कुछ झिझक से उठे, किंतु फौरन बोले, वाह, तुम इधर हो, मैं तो तुमको उधर से देख कर आ रहा हूं। हमने भी चांदनी को आवाज देकर बुलाया कि देखो, कामिल तुम्हारी तबीयत का हाल पूछते हैं। नए सिरे से चांदनी से और उनसे सलाम बंदगी हुई और तबीयत का हालचाल पूछा गया। कठिनाई से हमने हंसी को रोका। हम गुस्लखाने में हाथ धोने के बहाने से गए और चाय की प्याली कमरे में लाए और चांदनी को दिखाकर कहा, आखिर ये प्याली वहां कैसे पहुंची? इसका जवाब उसने ये दिया कि ये प्याली तो वहां कई दिन से रखी हुई है, और गवाही में कामिल साहब को भी पेश किया कि ये तो प्रतिदिन आते हैं और देखते ही होंगे। इन हजरत ने भी शीघ्र ही झूठी गवाही दे दी। हमने चाय की ताजी पत्तियों का चूरा और चाय की 10-20 बूंदें दोनों को दिखाकर कहा, क्या खूब, चोरों के गवाह गिरह कट, ये तो आज की मालूम होती है। कामिल कुछ सिटपिटा से गए और हमने देखा कि उनका चेहरा फक्सा हो गया। चांदनी ने किस्से को इस तरह खत्म किया कि आपको क्या, जिसका जी चाहे गुस्लखाने में पिए और जिसका जी चाहे मेज पर पिए। थोड़ी देर बाद कामिल चले गए, किंतु इस याद की प्याली की चर्चा के समाप्त हो जाने से उन्हें जिस तरह इत्मीनान हुआ वह देखने के योग्य था। दूसरे दिन हम शाम को क्लब से आए और कपड़े इत्यादि उतार कर चांदनी की प्रतीक्षा करने लगे, जो कामिल की बहन से मिलने गई थी। हमने बहुत कुछ मना किया था कि अब तू इस तरह न जा, किंतु वह कहती थी कि अब तुम रहने दो। इतने में मोटर की आवाज सुनाई पड़ी, जो सीधी कमरे के सामने आकर रुकी। हमने देखा कि चांदनी हमारे या कामिल के मोटर का दरवाजा खोलने का इंतजार न करके स्वयं झट दरवाजा खोल करके तेजी से उतर पड़ी। कामिल ने मोटर का इंजन चलता हुआ रखा था। उन्होंने उसको मोड़ा और हमें जोर से पुकारकर गुड नाइट कहा, और मोटर ये गई वो गई। चांदनी कमरे में आई और हम पूछने ही वाले थे कि कोई नई बात तो नहीं हुई कि उसका चेहरा गुस्से से लाल देखा, आंखों में आंसू थे। हम समझ गए और हमने ध्यान से चेहरे को देखकर एक जोर का कहकहा लगाया और कहा कि अच्छा हुआ, तेरी शरारतों की यही सजा है। ये कहकर हमने छेड़ने के लिए कंधा हिलाकर पूछा, क्यों दोस्त, फिर जाओगे? हाँ, जाऊंगी। ये कहकर चांदनी ने हमारा हाथ झटक दिया। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमने फिर हंसकर कहा, हम कहते थे ना कि शरारतें छोड़ दो। ये कहकर फिर कंधा हिलाकर कहा, कुछ बताओ तो दोस्त, आखिर क्या हुआ? दांत पीसकर और मुट्ठी बांधकर उसने जलकर कहा, जब तक इस कमीने से मैं बदला न लूंगी मुझे चैन न पड़ेगा। मैं हरगिज उससे मिलना न छोड़ूंगी। हमने कहा, बताओ दोस्त, आज कैसी कटी? हट जाओ, उसने तुनक कर कहा, हम नहीं बताती। अच्छा, हम किसी से न कहेंगे, तुम हमारे कान में चुपके से कह दो। ये कहकर हमने अपना कान उसके मुंह के पास कर दिया। चांदनी का गुस्सा रफू चक्कर हो गया और उसे हंसी आ गई, किंतु उसने कहा, हम नहीं बताती, जब हम अपने दुश्मन से बदला ले लेंगी तब बताएंगी। तुम्हें बताना पड़ेगा। ये कहकर हमने बहुत कुछ खींचा और घसीटा, किंतु वह बराबर यही कहती रही कि हम नहीं बताती। हमने कहा, दोस्त, तुम बताओ या ना बताओ, हम तो समझ ही गए हैं। भाग 4। अच्छा होता अब भी हम मामले को यहीं रोक देते, किंतु बीवी की मोहब्बत से हम विवश थे। वह कहती रही कि तुम देखना मैं कैसा बदला लेती हूं। दूसरे दिन कामिल नहीं आए। तीसरे दिन जब आए तब हम भी क्लब न गए और मोटर की सैर की। अब कुछ ऐसा संयोग होता कि जब शाम को कामिल आते तब किसी न किसी कारण से चांदनी का और इनका मोटर में साथ न होता। कोई न कोई कारण अवश्य ही सामने आ जाता।
हमसे बिल्कुल पहले ही की भांति मिलजुल रहे थे। चांदनी शांत थी और उनसे किसी प्रकार की शरारत न करती थी, किंतु वह प्रतीक्षा में थी कि अब कामिल साहब फिर कुछ शरारत करें तो बदला लूं। हालांकि अब कामिल को चांदनी के साथ अकेले में मिलने का बिल्कुल मौका न मिलता था, किंतु उन्होंने इतना कहने का मौका सरलता से ढूंढ लिया कि क्या मैं कल दोपहर में आऊं? चांदनी ने कुछ न कहा। उन्होंने फिर घबराए हुए स्वर में कहा, और जब उसने फिर जवाब न दिया तो फिर कहा। विवश होकर चांदनी ने कहा कि मोटर पर न आइएगा। प्रसन्न होकर कहा। उन्होंने कहा कि मैं 1 बजे आऊंगा। ये बातें करके वे शीघ्र ही चले गए। यद्यपि हमने उनको रोका, किंतु वे न रुके। चांदनी ने हमसे कहा कि तुम कल 1:30 बजे कचहरी से जरूर घर आ जाना। हमने कहा कि हम तेरी बेवकूफियों में कहाँ तक शामिल हुआ करें। तू उनको गुसलखाने में बंद करेगी और हमारा इस प्रकार की बेकार बातों में बिल्कुल मन नहीं लगता। किंतु हमें विवश होकर के पक्का वादा करना पड़ा। दूसरे दिन हम कचहरी जरा पहले चले गए। अब चांदनी की जरा कारस्तानी सुनिए। हमारे चले जाने के बाद न जाने कहां से उसने एक जबरदस्त गधा पकड़वा मंगाया। उसके कान में कील से एक छेद किया गया और उसमें एक लंबा सा तार बांधकर गधे को गुसलखाने में ले जाकर इस तरह खड़ा किया कि वह चौकी और दीवार के बीच में फंस गया। इस तरह खड़ा करके गुसलखाने की मोरी में से उस तार को निकाला जो गधे के कान में बंधी थी, और तार के सिरे को एक कील गाड़कर उसमें इस तरह मजबूती के साथ बांध दिया कि यदि गधा जरा भी हिले डुले तो उसको बेहद कष्ट हो। कामिल अपने वादे के मुताबिक 1 बजे हमारे मकान पर पहुंचे। वे पैदल ही आए थे और मुख्य दरवाजे से न आके बंगले के हाथे की कच्ची दीवार को फांदकर इस तरह आए कि नौकर इत्यादि कोई उनको आता हुआ न देख सके। वे सीधे मिलने वाले कमरे में घुस गए। उन्होंने कमरा खाली पाया और वे वहां बैठ गए। किसी ने सच कहा है कि नींद न आए तो रेशम के गद्दों पर और आए तो फांसी के तख्ते पर। किसी किसी समय ऐसे बेमौके नींद आती है कि आश्चर्य होता है। यही हाल चांदनी का हुआ। उसको मालूम था कि कामिल आते होंगे और उनकी प्रतीक्षा और उनकी कारस्तानी के विचार में डूबी हुई भीतर वाले सोने के कमरे के पास वाले सोफे पर तकिया लगाकर लेट गई। लेटे ही लेटे उसको नींद आ गई और वह सो गई। सहसा कुछ आहट से उसकी जब आंख खुली तब उसने अपने मुंह के पास कामिल का मुंह पाया। वे उस पर झुके हुए थे। लाचारी की दशा में उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी और वह तड़प कर उठी। कामिल कुछ घबरा गए। चांदनी ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभालते हुए कहा, चलिए मिलने वाले कमरे में चलिए, मैं अभी आती हूं। किंतु सुनिए तो, ये कहकर चांदनी की ओर बढ़े। चांदनी ने बड़े पौरुष और साहस से काम लिया। वह इस तरह घबरा गई थी कि सभी शरारतें भूल गईं और हाथ पैर फूल उठे थे। अकेले कमरे में जहां कभी कोई घर का नौकर तक भी कभी न जा सकता हो, वह एक आवारा और बदचलन आदमी के साथ थी जिसको उसने अपनी शरारत का शिकार बनाने के लिए आने की स्वयं इजाजत दी थी। उसने कहा, मैं मुंह धोकर अभी हाजिर हुई। ये कहकर वह तेजी से पर्दा उठाकर निकल गई। उसका कलेजा धक धक हो रहा था कि कामिल रुक गए और उसके पीछे न गए। चांदनी ने मुंह धोया। वह तौलिया से हाथ पोंछ रही थी, किंतु उसका शरीर कांप रहा था और अब तक दिल काबू में न आया था और वह हद से ज्यादा परेशान थी। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया जिससे उसका उछलता हुआ दिल रुका। वह मन में अपनी कमजोरी पर हंसी और उसने कहा कि वह नालायक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वह अब बिल्कुल ठीक थी और बिना किसी डर या परेशानी के मिलने वाले कमरे में पहुंची। उसने कमरे के चारों ओर देखा। सभी दरवाजे खुले हुए न होकर बंद थे, क्योंकि कामिल ने सभी दरवाजे मजबूती के साथ बंद कर दिए थे। ये देखकर उसका पौरुष और साहस फिर छूटता हुआ मालूम हुआ। न जाने वह क्यों इस तरह घबरा रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो 1:30 बजने में 8 मिनट बाकी थे। उसको
अब इस कमरे में कामिल के साथ डर लग रहा था। वह कुछ ठिठकी कि कामिल ने मुस्कुराकर कहा, आइए। ये शब्द इस समय उसके कानों में हथौड़े की चोट की तरह लगे, जिसकी धमक उसके दिल तक पहुंची और साथ ही उसे कमजोरी भी मालूम हुई। किंतु उसने अपने दिल को फिर मजबूत बनाया और एक कुर्सी घसीट कर अलग बैठ गई। कामिल ने सन्नाटे को भंग किया और बातें करते करते वे धीरे धीरे खिसक खिसक कर उसकी कुर्सी की ओर बढ़ने लगे। इस समय चांदनी की विचित्र हालत थी। वह उस जानवर की तरह थी जो शेर को देखकर ऐसा अधीर हो उठता है कि खाने को भी छोड़ देता है और ये देखता हुआ भी कि शेर आ रहा है अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकता। वह चुपचाप थी और उससे कुछ जवाब ही न बन पड़ता था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और ओंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। जब कामिल बिल्कुल करीब आ गए तब न जाने किस कोशिश के साथ उसने कहा, पानी देने की मेहरबानी कीजिएगा, और सुराही की ओर हाथ उठा दिया। कामिल ने पानी दिया। पानी पीकर कामिल को गिलास लौटा दिया। कामिल ने देखा कि चांदनी के हाथ कांप रहे हैं, जिसका कदाचित उन्होंने गलत अर्थ लगाया और गिलास को मेज पर रखकर कुर्सी के सामने आकर खड़े हुए। चांदनी मूर्ति की तरह चुप थी और उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। चांदनी की उस समय जो हालत हुई होगी उसका अनुमान करना कठिन नहीं। हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। कामिल ने और आगे पग बढ़ाया और अब वे कुर्सी के सामने घुटनों के बल इस तरह खड़े हो गए कि उठने का रास्ता बंद हो गया। उसने सोचा कि चिल्लाकर भाग जाऊं, किंतु वहां तो अब ताकत ही गिरफ्तार थी। कामिल के कामों की प्रगति अब इस प्रकार धीमी हो गई थी कि सहसा कोई बात सामने ही न आ रही थी जो बिजली की तरह गिरकर इस खामोशी को तोड़ती और तबीयत को आवेग में लाकर शक्ति पैदा करती, जो कि लगभग नष्ट हो चुकी थी। ऐसे मौके पर यदि किसी चीज के गिरने का धमाका भी होता है तो तबीयत में धड़कन पैदा हो जाती है और आदमी ऐसी खामोशी से कि मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया है, छुट्टी पा जाता है। इधर तो ये मामला उपस्थित था और उधर हम 15 मिनट से अधिक एक बेकार आदमी से गप्पों में बर्बाद कर चुके थे। हमारे पहुंचने का समय बीत चुका था। वास्तव में इसी कारण से चांदनी की रही सही हिम्मत का भी खात्मा हो गया था। कामिल ने अब और साहस किया और चांदनी का दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लिया। वे धीरे धीरे दबी जबान से कांपते हुए स्वर में बेहूदी बातें बक रहे थे। उनको कदाचित नहीं मालूम था कि उनकी बेहूदी बातें उसके कानों में निरर्थक शब्दों की तरह पड़ रही थीं, क्योंकि वास्तव में वहां आंखों की शक्ति को छोड़कर सभी शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्वप्न देख रही हो। कामिल ने दोनों हाथ धीरे धीरे अपनी ओर किए और उनको अपने ओठों और आंखों से लगाया। चांदनी के चेहरे पर इस समय बेहोशी के चिन्ह थे और उसको ये मालूम हो रहा था कि कामिल उससे बहुत दूर बैठा हुआ ये सब कुछ कर रहा है। उस पर बेहोशी की अवस्था दिखाई दे रही थी। इसके बाद कामिल ने चाहा कि इस मंजिल में एक कदम और बढ़ाएं। चांदनी का हाथ धीरे से छोड़ दिया, जो निर्जीव हाथ की तरह गिर गया। अपना दाहिना हाथ धीरे से चांदनी के कंधे पर रखा ही था कि हमने बराबर वाले कमरे में पहुंचकर आवाज दी, गुल चांदनी। हमारी आवाज क्या थी कि दोनों पर बिजली गिरी। चांदनी के हृदय में उसने एक नए जीवन का सा काम किया। उसकी लाचारी की अवस्था जाती रही। उसने अपने को असलियत के इस तरह नजदीक पाया कि जोर से हाथ झटक दिया और उठकर खड़ी हो गई। आश्चर्य है कि वह चिल्लाई नहीं। उसने धीमी किंतु कांपती हुई आवाज में कामिल से कहा, गुस्लखाने में, गुस्लखाने में। ये कहकर उसने कामिल का हाथ पकड़कर खींचा। कामिल के स्वयं होश उड़ चुके थे। लपक कर उसने दरवाजा खोल दिया। कामिल तीर की तरह गुस्लखाने में घुस गए और चांदनी ने झट जंजीर चढ़ा दी। हम इस खड़बड़ को सुनकर
धीरे से मैदान साफ पाकर मिलने वाले कमरे में पहुंचे। चांदनी कामिल को गुसलखाने में बंद करके लौट रही थी। हमने देखा कि चेहरा कागज की तरह सफेद और उजड़ा हुआ है और सूरत परेशानी की तस्वीर बनी है। देखते ही हमारी ओर तीर की तरह आई और लिपट गई। शरीर कांप रहा था। जोर से उसने हमें दबाया कि हाथ ढीले पड़ गए, गर्दन लटक गई। हमने जब अलग किया तब शरीर में ताकत ही न थी। आंखें बंद थीं और सांस बड़ी तेजी से चल रही थी। हालांकि जाड़े का मौसम था, किंतु सारा चेहरा पसीने से तर था। हमने उससे इस बेहोशी की हालत में सोफे पर लिटाया। नाड़ी देखी तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हमने जल्दी से पूरा हाल संक्षेप में एक कागज पर लिखकर नौकर को डॉक्टर साहब के पास दौड़ाया। साधारण बेहोशी थी। डॉक्टर साहब की एक ही खुराक के बाद चांदनी बिल्कुल अच्छी हो गई। डॉक्टर साहब चले गए थे और थोड़ी ही देर में बातें करते करते उसका चेहरा शरारत और अपनी सफलता पर चमकने लगा। वह लेटे लेटे धीरे धीरे हंस हंस कर जो कुछ हुआ था अब सुना रही थी। हमें अपनी बेवकूफ़ी का अनुभव हुआ और उसको अपनी शरारतों को सोचकर कंपकपी सी आ गई। किस्मत थी कि आज वह न जाने किस मुसीबत से बच गई। लोगों को चाहिए कि वे इस घटना से नसीहत लें और मॉडरेट ढंग से काम लें। घंटे भर के बाद चांदनी की तेजी और फुर्ती शरारत के साथ सब उसी प्रकार लौट आई। वह सीधे हमें गुसलखाने के पास ले गई। उसने दरवाजे पर उंगली मारी और भीतर से कामिल साहब बोले, कहिए, खैरियत तो है? खुदा को धन्यवाद है, सब खैरियत से बीता। चांदनी ने हंसकर कहा, माफ कीजिएगा, मुझको बड़ी देर लगी। यहाँ एक गधा है, कामिल ने हंसकर कहा। खुदा के लिए इतनी आजीजी से काम न लीजिए, चांदनी ने शरारत की गरज से हंसते हुए कहा। हम स्वयं इस वाक्य पर कठिनाई के साथ अपनी हंसी को रोक सके। कामिल बोले, आप मजाक कर रही हैं और यहाँ सचमुच एक गधा भी खड़ा है। क्या आप सचमुच सच कह रहे हैं? चांदनी ने बनकर कहा। खैर माफ कीजिएगा, घुस गया होगा, किंतु उसको अभी तो रहने दीजिए। बेचारा बहुत सीधा है और दीवार से सटा हुआ एक और खड़ा है। अभी हाजिर हुई, ये कहकर चांदनी और हम चले आए। हमने कहा, ये गधा कहाँ से आया? तब उसने ये बताया कि खास तौर पर उसे मंगाया है। शाम तक इसी तरह कामिल बंद रहे और किसी ने खबर तक न ली। मगरिब के बाद चांदनी ने गुसलखाने के पास जाकर कहा, माफ कीजिएगा, आज मुझको मौका ही नहीं मिला क्योंकि वे क्लब भी नहीं गए। किंतु अब तो किसी न किसी तरह खोल दीजिए, कामिल ने घबराकर कहा, क्योंकि घंटों से गिरफ्तारी के मजे लूट रहे थे। इसका जवाब जब चांदनी ने दिया तब कामिल सुनकर प्रसन्न ही तो हो गए। उसने कहा, यदि आप आज रात में घर न जाएं तो क्या कुछ नुकसान है? अधिक से अधिक रात के 10 बजे तक आपको यहाँ तकलीफ उठानी पड़ेगी, फिर मैं खोल दूंगी और आप चुपके से बराबर वाले कमरे में अलमारी के पीछे पर्दे की आड़ में छिप जाइएगा। कांपती हुई आवाज में कामिल ने कहा, बहुत अच्छा, आप जाइए, मैं समझ गया। जाड़े का दिन था। रात का खाना खाने के बाद चांदनी ने बहुत ज्यादा चाय बनाई। हमने उससे कहा कि तूने हमारे दोस्त को न तो चाय दी और न रात के खाने ही की चिंता की। इसका जवाब उसने मुस्कुराते हुए ये दिया कि ये चाय वास्तव में उन्हीं के लिए बन रही है। मिठाई, टोस्ट, मक्खन, अंडे, कुछ मेवे और चाय, ये सब चीजें उसने एक बर्तन में सजाईं। चायदान भरकर चाय और दूधदान भी मलाईदार दूध से भरा हुआ था। ये सभी चीजें उसने गुसलखाने में भिजवा दी। कामिल भूखे तो थे ही, सब साफ कर गए। इसके बाद फिर किसी ने कामिल साहब की खबर न ली, क्योंकि हमने जब कहा कि उनको सर्दी लग रही होगी तब उसने कहा कि अपने मेहमान के आराम का मुझे तुमसे अधिक ख्याल है, इसका इंतजाम पहले ही हो चुका था। भाग 6। रात के 2:30 बजे घड़ी के अलार्म ने हमें जगा दिया। चांदनी से हमने पूछा, घड़ी में ये अलार्म तुमने लगाया था? हाँ। ये क्यों?
बेकार नींद खराब हुई। वह मुस्कुराती हुई उठकर खड़ी हुई और बोली, असली तमाशा तो 2:30 बजे ही शुरू होने वाला था। चलो। ये कहकर उसने अपना कोट पहना और शॉल ओढ़ी। चलो उठो, देख क्या रहे हो? उसने हमारा हाथ पकड़कर घसीटा। तुम पागल हो, हम बेकार परेशान न होंगे, हम सोते हैं, हमने कहा। किंतु उसने लिहाफ इत्यादि खींच लिया और हमें खींचकर खड़ा कर दिया कि तुम चलो तो देखो क्या होता है। बाहर निकलकर एक नौकर को जगाया और गुसलखाने की मोरी के पास उसे बैठाकर कहा कि धीरे धीरे इस तार को खींचो जो गधे के कान में बंधा हुआ था। हम तो यही समझते थे कि कामिल साहब को केवल गधे का रात का साथी बनाकर छोड़ दिया जाएगा, किंतु यहाँ हमने ये किस्सा देखा। नौकर ने तार को ढील ढील कर जब खींचा तब बस फिर गजब ही हो गया। गधे के ताजे चोट में जब दर्द हुआ तब पहले तो उसने भीतर उछल कूद की और फिर जोर से चिल्लाया। तार बराबर रह रहकर ढील ढील कर खींचा जा रहा था और जब गधे को अधिक तकलीफ हुई, तार अधिक ढीला भी हो गया, तब उसने गुसलखाने में पैंतरे बदलने शुरू किए और लातें चलाकर बुरी तरह से चिल्लाना शुरू किया। खुलासा ये कि गुसलखाने में वह धमा चौकड़ी मची कि सभी चीजों के गिरने और उलट पुलट होने की आवाज सुनाई दे रही थी और मालूम हो रहा था कि अंधेरे में गुसलखाने में कामिल साहब और गधे में खूब छन रही थी। नौकर को सचेत करके कह दिया कि ये कार्रवाई सवेरे तक होती रहे। ये कहकर हम दोनों कमरे में लौट आए। हमारी तबीयत इस समय न जाने क्यों इन सभी मामलों पर विचार करके उदास और दुखी हो गई और हमें ये हरकत बहुत ही बुरी मालूम हुई, क्योंकि कुछ भी सही किंतु एक औरत के लिए ये हरकत आवश्यकता से भी अधिक बुरी थी और हम चुप थे। चांदनी ने हमारी हालत का अनुभव कर लिया और वह लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, क्या उन्होंने कमीनी हरकत नहीं की? क्या उन्होंने हमें और तुम्हें अपमानित करने की बेहद कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने मेरे जीवन को समाप्त कर देने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने पुरानी दोस्ती और पुराने संबंध को स्वयं पहले ठोकर नहीं लगाई? मेरे दिल में उनके लिए तनिक भी दया नहीं है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को जीता हुआ जमीन के अंदर गड़वा दूं। गधे के शोर और हंगामे ने सोने न दिया। वह रह रहकर ऐसी दुहाई देता था कि खुदा की पनाह। सवेरा हुआ और चांदनी ने कहा कि अब तुम मानो गधे की आवाज सुनकर उठे हो और नौकर को साथ में लेकर यदि सच्ची बात का पता न लगाओ तो बेजा है। ये तो केवल संयोग की बात है कि रात को उन्हें खोलने का मौका न मिला। हमने जाने से इनकार किया तो फिर उसने वही जली कटी बातें सुनानी आरंभ की कि जो आदमी ऐसी कमीनी हरकतें करे उसे ऐसी ही परेशानी मिलनी चाहिए। खुलासा ये कि उसने हमें लाचार कर दिया। हम एक नौकर के साथ लालटेन लेकर पहुंचे। क्या बताएं कि हमारी हिम्मत न पड़ती थी कि चांदनी आई और उसने फिर क्रोध भरी आंखों से देखा और स्वयं दरवाजे को जंजीर खोलकर तेजी से लौट आई। हमने कुछ पशोपेश के बाद दरवाजा खोलकर लालटेन के प्रकाश से भीतर देखा। जो दृश्य आंखों के सामने था वह सबक सीखने के योग्य था। खुदा हर एक आदमी को इस परेशानी और मुसीबत से बचाए। हमारे और नौकर दोनों के मुंह से अरे निकला। नौकर आश्चर्य में था। बहुत ही मक्कारी के साथ हमने कहा, कामिल ये क्या मामला? कामिल ये क्या मामला? कामिल भला इसका क्या जवाब देते? विचित्र दृश्य सामने था। गधा गुसलखाने के बीच में खड़ा था। सभी चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी थीं। जगह जगह लीद पड़ी हुई थी और दुर्गंध के मारे दिमाग उड़ा जा रहा था। कामिल फर्श की एक बड़ी दरी में लिपटे हुए एक कोने में सिर झुकाकर बैठे हुए थे। हम उल्टे पांव कमरे में लौट आए। हमारी तबीयत बहुत दुखी हो रही थी और हमने बड़े अफसोस के साथ कामिल की हालत चांदनी से बताई, किंतु स्त्री के दिल में कदाचित उसकी इज्जत और आबरू पर हमला करने वाले के लिए दया नहीं पैदा होती। उसने फिर चिड़चिड़ाकर कामिल की सजा को
उनकी ओर से उनका हक बताया। हम सिर पकड़कर एक कुर्सी पर बैठे हुए इस मुसीबत पर विचार कर रहे थे। हालांकि कामिल ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था और वे सचमुच दया के योग्य न थे, किंतु फिर भी वास्तव में हमारा ही कसूर था जो हमने इतनी ढिलाई की। हम चाहते तो ये दिन ही न आता। हम उठे और हमने जाकर कामिल से कहा, माफ करना, किंतु गलती तुम्हारी भी थी जो तुम इस शरीर के चक्कर में पड़े। कामिल कुछ न बोले और हम लौट आए। दूसरे गुसल खाने में हमने जल्दी से गर्म पानी और साफ कपड़े पहुंचवाए और कामिल को वहां भिजवाया। दूसरे आदमी को उनके घर मोटर लेने के लिए भेजा। कामिल नहा धोकर गुसल खाने से सीधे उधर से उधर ही अपने घर चले गए। अफसोस कि ये भेद प्रकट हो गया। नौकरों ने इस बात को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। विवश होकर खास खास दोस्तों को पूरा किस्सा ठीक ठीक शुरू से लेकर अंत तक बताना पड़ा और धीरे धीरे ये किस्सा सबको मालूम ही हो गया, जिसके कारण कामिल का सोसाइटी में वह काला मुंह हुआ कि किसी से मिलने लायक न रहे। वे हमारे हमेशा के लिए गैर हो गए और हमसे उनसे फिर कोई संबंध न रहा। यहाँ हम उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहते जो कि बाद में सामने आईं। इतना कह देना ही काफी है कि कामिल ने चांदनी से भयानक बदला लेने की कोशिश की और विवश होकर हमको छुट्टी लेकर वह जगह छोड़ देनी पड़ी। इस अनुभव से हमें मालूम हुआ कि हमारा और हमारी बीवी का सिद्धांत गलत था। शरारत और आज़ादी की अवश्य कोई सीमा होनी चाहिए और आज़ादी की इस सीमा को प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार नियत कर सकता है। चांदनी ने शरारत को फिर कभी इस प्रकार का सूझ नहीं दिया। एक दोस्त की बीवी और शरारत का ये परिणाम निकला। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई के हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 8वां परिच्छेद। इसका 9वां और आखिरी परिच्छेद लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।